Hello, students. Today we continue PNC. In PNC, the last topic which we are discussing that's is a all possible selection. All possible selections. यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे. क्या क्या पॉइंट्स थे वो? फर्स्ट, द नंबर ऑफ all possible selections of n distinct object. और इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 2 raised to power n. ठीक है, हमने कैसे फाइंड किया था? Zero selection, NC0. If we are choosing only one, then that will be NC1. If we are choosing two, then NC2. So if we are selecting all n objects, then NCn. And ये 2 raised to power n होता है. इसके बाद हमने चूज किया था the number of selection of R objects out of n identical ways. N identical objects. ओके, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में केस में मैंने बताया था कि सिलेक्शन सेम रहता है. ओके, तो यहाँ पर हमें टोटल वेज कितने मिले थे? 1. थर्ड पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन selections of 10 identical objects. फर्स्ट, इसके पहले वाले में हमें R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे. ठीक है, मींस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फिक्स थे. लेकिन अब सेकंड में पॉइंट सी में चेंज क्या आएगा? नंबर ऑफ सिलेक्शंस. ठीक है, अब नंबर ऑफ सिलेक्शंस यहाँ पर कितने एलिमेंट सेलेक्ट करने ये फिक्स नहीं है. हम 0 एलिमेंट भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पर एन आइडेंटिकल थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आप चूज करोगे, चूज करने का मेथड एक ही रहेगा. ओके, और एक कंडीशन क्या होगी कि जब आप कुछ भी चूज नहीं करते हो, then that will be n plus 1. ओके, इसके बाद जो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि जहां पर अलाइक एलिमेंट्स भी थे. ओके, ग्रुपिंग थी. द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ A1 plus A2 से लेकर AN. ओके, ऑब्जेक्ट where A1
alike objects of first kind A2 objects alike of second kind, ठीक है. Similarly, A alike of nth kind, ठीक. इस केस में A1, A2, A3, these are number of objects. A4 से लेके N. तो मैंने नंबर ऑफ वेज आपको कैसे बताया था? नंबर ऑफ वेज A1 ऑब्जेक्ट से, ठीक. अब मैंने अभी इसके पहले n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या थे? n+1. ओके. एक केस कौन सा था? जब हम उसको चूज ही नहीं करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे. इसी तरह A1 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का वे क्या है कि आप इसमें से 1 चूज करो, 2 चूज करो. मैक्सिमम कितने चूज कर सकते हैं? A1, बिकॉज दिस इज द क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट. एंड 1 का केस क्या होगा? जब आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे. तो इसको सेलेक्ट करने के वेज कितने होंगे? A1+1. सिमिलरली नेक्स्ट A2+1, A3+1, इसी तरह लास्ट में An+1. ओके. यहां तक हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था, इसको नोट कीजिए. और इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं. अब मैं इसी केस के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है. अभी यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात की थी, मैं A1, A2, A3 के लिए ही बात कर रहा हूं. नंबर ऑफ सिलेक्शन, या इसको ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least one object. ओके. एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है. तो प्रीवियस केस और इस केस में क्या डिफरेंस आएगा? हमें केवल एक केस वही नहीं काउंट करना है जहां पर हमने नो सिलेक्शन किया था, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया था. अदरवाइज कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट ही हो रहा था, ठीक है. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज आएंगे, जो प्रीवियस हमने फाइंड किया था A1+1, A2+1, A3+1 till An+1, इसमें -1 कर दो. 1 केस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग at least one object of each kind. अब यहां पर क्या आएगा कि हमने जब A1+1 ये क्यों किया था? क्योंकि ये 1 इसलिए था कि हम A1 को ना सिलेक्ट करें, ठीक. ये वाला 1 इसलिए था क्योंकि अगर हम A2 को सिलेक्ट ही ना करें, लेकिन अब हमें सभी को सिलेक्ट करना है एटलीस्ट 1 टाइम. ओके. तो देखो ये जो 1 वाला केस है, अब इस चीज को हटाना पड़ेगा. ओके. A1 into A2 into A3 till A.
Is it clear? Write down. Note करो. Now, next point, we have discussed 4 point. Point E. अभी तक क्या थे कि पहले हमने डिस्टिंक्ट, सभी डिस्टिंक्ट थे, ठीक, और इसके बाद हमने क्या बात की कि ग्रुपिंग वाइज A1 अलाइक, A2 अलाइक. नाउ अब यहाँ पर कुछ अलाइक टर्म्स हों और कुछ डिस्टिंक्ट, जस्ट लाइक द total number of selection out of A1 plus A2 plus या A3 भी लिख लेते हैं यहाँ पर, A3 से लेके AN, ओके, प्लस K ऑब्जेक्ट, ये अलाइक है, और ये जो यहाँ पर K लिखेंगे ना, ये K सभी डिस्टिंक्ट होंगे. Where A1 alike object of first kind, similarly AN alike objects of nth kind and K objects are distinct. K objects are distinct. Okay? तो देखो भाई, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है तो सिलेक्शन नंबर ऑफ वेज हाउ टू सेलेक्ट, देन A1 A2 A3 AN, इन सब के लिए तो प्रीवियस केस ही रहेगा, ठीक है. A1 प्लस 1, A2 प्लस 1, A1 प्लस 1, A2 प्लस 1 से लेके AN प्लस 1. और K डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का वे, अभी हमने N का पढ़ा था 2 raised to power n, बिकॉज ये सभी डिस्टिंक्ट थे, तो इसलिए यहाँ पर 2 raised to power k. गॉट इट? A1 plus 1, A2 plus 1, ये अलाइक टर्म्स के लिए, into 2 raised to power k, because there are k distinct objects. ठीक. अब नेक्स्ट, इसी में अगर हम एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट की बात करें, नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting at least one object. ठीक, तो वही चीज कि जीरो वाला केस हमें आपसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जीरो वाला एक ही केस होगा जब हम कोई भी सिलेक्शन नहीं करेंगे, नो सिलेक्शन, इज इक्वल टू A1 plus 1, A2 plus 1, A3 plus 1 से लेके AN plus 1 into 2 raised to power k, and 1 सब्ट्रैक्ट कर दो इस टोटल वैल्यू से. ठीक, ये जो टोटल वैल्यू है आपसे, इससे -1. क्लियर? ओके. Now, next case. Number of ways of selecting at least one object of each kind. हमने उसमें पढ़ा था one object of each kind. Number of ways of selecting at least
one object of each kind. One object of each kind. Now, one object of each kind. A1 into A2 into A3 से लेकर AN. What about K distinct? वो K distinct है, वो सभी 1-1 है, मतलब वो सभी डिफरेंट है और उनको सेलेक्ट करने का मतलब उनको सेलेक्ट करना है एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट ऑफ ईच काइंड, तो उन सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका तो एक ही होगा, ठीक है। जो वो के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है वो डिस्टिंक्ट है, इसलिए उनके हर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का वन होगा। तो यहाँ पर और कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटू वन आएगा। इज इट क्लियर? कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन समझो कि वो के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट। एक जैसे अगर हम बात करें, एक ट्राइंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक पेंटागन है, तो ट्राइंगल भी मुझे सेलेक्ट करना है और क्वाड्रिलेटरल भी सेलेक्ट करना है, पेंटागन भी सेलेक्ट करना है। अब वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होते तब तो ठीक था, लेकिन वो ऑलरेडी 1-1 है और मुझे 1-1 ही सेलेक्ट करना है, एटलीस्ट वन तो सेलेक्ट करना है। तो वो उनके मतलब वन वे होगा, तो वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जैसे ये कॉन्सेप्ट समझ लो। अब हम यहाँ पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। There are three copies each of n different books. There are p copies each of n different books. n different books हैं और उन सभी different books की आपके पास number of copies कितनी है? p. Find the number of different ways in which a non-empty selection can be made from them. ओके, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सिलेक्शन क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एम्प्टी सिलेक्शन? कि जो वन केस एक सब्ट्रैक्ट करना था ना आपको, वो नहीं होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस की बात करें, ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, ओके, जस्ट लाइक A1 A2 वाला केस जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर A1 A2 ये इन सभी की वैल्यू सेम है, p कॉपीज ऑफ ईच काइंड। देन p plus 1 for first copy, first book, p plus 1 again for second book, ठीक है। ये इसी तरह चलेगा p plus 1 how many times? nth times। ये यहाँ तक कब तक आएगा? nth times, ओके। तो p plus 1 p plus 1 p plus 1 n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? p plus 1 raised to power n। ये ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस है। अब नॉन एम्प्टी सिलेक्शन, जो नो सिलेक्शन वाला केस था एक, वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
number of non-empty selections is equal to p plus 1 raised to power n minus 1. Okay. Clear? Now, next question. There are 5 mangoes. There are 5 mangoes and 4 apples. ठीक? In how many ways selection of at least one fruit be made if there are 5 mangoes and 4 apples. First condition क्या है? Fruits of same kind are different. जो सेम काइंड्स के फ्रूट हैं वो भी डिफरेंट है. मींस जैसे एप्पल या फिर हम मैंगोज की बात करें. ओके, तो 5 मैंगोज तो हैं, लेकिन मैंगोज में भी तो बहुत कैटेगरी होती है. ठीक है, आप मार्केट में जाओ तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंगोज होते हैं. क्लियर? इसी तरह एप्पल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के एप्पल्स. ओके, तो पहला मतलब ये है कि जो सेम काइंड के भी है ना वो भी डिफरेंट ही है. क्लियर? तो जब ये लिखा हुआ है तो आप इनको एज ए 9 ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करोगे. क्लियर? 5 and 4, 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. क्लियर? और जब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन था, नॉन एम्प्टी सिलेक्शन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फिर से एटलीस्ट 1 की बात की है. ठीक है, तो टोटल सिलेक्शन में आप क्या करोगे? -1 करोगे. और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का वे अभी मैंने क्या बताया था? 2 raised to power n -1. Similarly here 2 raised to power 9 -1. Okay, got it? Second, अगर वो कहता है कि fruit of same kind, fruits of same kind are identical. Okay, मीन्स जो मैंगोज हैं वो आइडेंटिकल हैं और जो एप्पल्स हैं वो भी आइडेंटिकल्स हैं. तो अब यहाँ पर वो A1 A2 अलाइक वाला फॉर्मूला यूज होगा. क्लियर? मीन्स ये सेम कैटेगरी के हैं और 4 एप्पल्स भी सेम कैटेगरी के हैं. ठीक है, तो नाउ सिलेक्शन 5 plus 1 into 4 plus 1, ये तो टोटल सिलेक्शन हो गया. और आपको ये नॉन एम्प्टी मीन्स एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना है. तो जो नो सिलेक्शन वाला केस था 1, वो आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया. गॉट इट? सेम काइंड बट डिफरेंट, देन वी एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से कंसीडर करना है. और अगर सेम काइंड के हैं तो फिर A1 A2 AN. Question. In an examination, a candidate
has to pass in each of papers if the total number of ways in which the candidate get fail can fail. Number of ways in which the candidate can fail are 63. Okay. Then find the number of papers in examination. Okay. थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चंस, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल चलेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. In an examination, a candidate has to pass in each of paper pass करने हैं आपको. Got it? Number of ways in which the candidate can fail are 63. ठीक है, 63 तरीके से वो फेल हो रहा है. Then find the number of papers in examination. Clear? So let number of examination, number of paper in examination is equal to n. Okay. अब बच्चों अगर वो एक पेपर में फेल हुआ तो भी फेल है, वो दो पेपर में फेल हुआ तब भी फेल है, और अगर सभी पेपर में फेल हो गया तो भी फेल हो गया. ठीक है, तो एक पेपर में फेल होने के तरीके कितने होंगे? NC1, any one paper out of n papers. NC2 if वो दो पेपर में फेल हो रहा है. इसी तरह NC3 अगर वो 3 पेपर्स में फेल हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली NCN अगर वो सभी में फेल हो गया. और ये टोटल नंबर ऑफ वेज कितने दिए गए हैं आपको? 63. NC1, NC2, NC3 ये तो पहचान में आ गया. दिस इज 2 raised to power n-1. भाई यहाँ पर NC0 नहीं था, वो अगर आप +1 करोगे तो एक -1 भी करना पड़ेगा. ठीक है, इज इक्वल टू 63. गॉट इट? अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 2 raised to power n is equal to 64. और फिर आप कैलकुलेट करोगे, पावर कंपेयर करेंगे तो यू गॉट n is equal to 6. ओके, तो यहाँ पे जिस तरह से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, क्या कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं, उन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. क्लियर? इसको नोट कर लो. Again, a question. Find the number of ways of selecting at least 3 fruits out of 10 fruits if one particular
is never taken in another particular is always taken. ओके, तो नाउ देयर आर 10 फ्रूट्स, ठीक है, उसमें से आपको सेलेक्ट कितने करने हैं? 3 फ्रूट्स, क्लियर। और कंडीशन ये है कि एक फ्रूट को तो कभी भी नहीं चूज करना है, तो एक्चुअल में हमें क्या 10 फ्रूट से सिलेक्ट करना है? नहीं, ठीक। पहली बात, पहली कंडीशन बात करें, 10 फ्रूट्स है तो, लेकिन एक फ्रूट को तो सेलेक्ट ही नहीं करना है, इसमें से एक फ्रूट है उसको सेलेक्ट ही नहीं करना है, क्लियर। तो हमें सिलेक्शंस किस में से करना है? 9 फ्रूट्स में, ओके। अब जरा नेक्स्ट कंडीशन देखें, तो वो कह रहा है अनदर पर्टिकुलर इज ऑलवेज टेकन, इसमें एक फ्रूट है कि वो तो सेलेक्ट ही होगा, ठीक। इसमें से एक फ्रूट ऐसा है जो ऑलवेज सेलेक्ट होगा, तो हमें एक फ्रूट वो सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑलवेज सिलेक्टेड है। तो हमारे पास रिमेनिंग फ्रूट्स कितने बचे? 8, ओके। और उनमें से हमें सिलेक्शंस करना है, और सिलेक्शंस कितना करना है भाई? एक फ्रूट तो सिलेक्ट ही हो गया, हमें टोटल चाहिए थे 3 फ्रूट्स, तो मुझे 2 फ्रूट्स सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 8 फ्रूट्स। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 8c2 8c3, ठीक। एटलीस्ट 3 फ्रूट्स है, तो अब हमें एटलीस्ट 2 और चाहिए थे, 2 3, ठीक। सिमिलरली 8c4 से लेके 8c8, क्लियर। अब यहाँ पर 8c2 से स्टार्ट हो रहा है, 8c8 तक गया है, यहाँ पर 8c1 और 8c0 टू क्वांटिटीज आर मिसिंग। अगर हम उनको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 raised to power 8 माइनस 8c0, वन टाइम ऐड किया, वन टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसी तरह 8c1, ये भी वन टाइम ऐड होगा, वन टाइम सब्ट्रैक्ट, देन यू गॉट 2 raised to power 8 माइनस 1 माइनस 8, ओके। इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 raised to power 8 is 256 minus 9 247. This is your final answer. Clear? यहाँ पर अब तक हमने डिस्कस किया द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन, जब कुछ अलाइक हो, या फिर सभी डिस्टिंक्ट हो, या फिर मिक्स्ड हो, ठीक। अब बात करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन लीनियर परम्यूटेशन से अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो एक्चुअल में लीनियर परम्यूटेशन था, ओके। ए बी सी डी, क्लियर। अब इनमें मैं चेंजेस करता रहता था, ए सी बी डी, ओके, ये डिफरेंट लगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पर डी ए सी डी ए बी सी ये भी लिख दूं, तो ये सभी डिफरेंट है, ठीक। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन चेंज होते जाते थे। नंबर ऑफ जब ये लीनियर अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर एक्चुअल में एंड पॉइंट भी फिक्स होते थे, देयर आर 2 एंड पॉइंट्स, ओके। तो कोई ऑब्जेक्ट इधर है या फिर दूसरी तरफ है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। लेकिन जब आप सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करते हैं, ओके, मीन सर्कुलर अरेंजमेंट कहते हैं या फिर, तो पहली चीज सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, गॉट इट, ठीक। नाउ देयर आर ए बी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ फिगर, ताकि सारी चीजें एक साथ क्लियर कर पाए।
A, B, C and D. ओके, अगर मैं क्लॉकवाइज यहाँ से चलूं तो A, B, C, D, दिस अरेंजमेंट इज A, B, C, D. ओके, अगर लीनियर की तरह लिखना चाहें, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी मेज को थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, सॉरी क्लॉकवाइज, तो D, A, B, C. ओके, क्या मैंने इनके आपस में अरेंजमेंट में कोई चेंज किया? नहीं, मैं थोड़ा सा खुद ही, भाई टेबल रखी हुई हम थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, खुद ही घूम रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो सीक्वेंस अगर लीनियर के अकॉर्डिंग देखें तो D, A, B, C. ओके, फिर अगर आप थोड़ा सा और घूमे तो C, D, A, B. नहीं, मैंने किसी को चेंज नहीं किया कोई अरेंजमेंट, बस मैं इस टेबल को रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज 90 डिग्री. C, D, A, B. ओके, अगर एक बार और कर देंगे तो B, C, D, A. क्लियर? सर्कुलर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन जब इसको मैंने लीनियर के अकॉर्डिंग देखा तो मुझे 4 डिफरेंट अरेंजमेंट दिख रहे थे. इज इट क्लियर? दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट. ठीक, तो अगर इसको यहां पर देखें तो नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट of 4 distinct objects is it is equal to 4 into, यहां पर तो हमने देखा 4 टाइम्स किया तब भी मतलब अरेंजमेंट तो सेम था, लेकिन लीनियर के लिए 4 टाइम्स हो गया था, 4 डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट थे. अब अगर मैं इनको आपस में अब चेंज कर दूं, बी को इधर कर दूं, डी को उधर कर दूं, या डीसी में चेंज कर दूं, तो फिर से अगर मैं 4 टाइप से लिख सकता हूँ, 4 डिफरेंट लीनियर अरेंजमेंट. मैं यहाँ पर एक चेंज करूंगा और मैं उसको 4 डिफरेंट टाइप से शो कर सकता हूँ लीनियर अरेंजमेंट में. ओके, तो नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट is equal to 4 into number of circular arrangement. Okay, of 4 distinct objects. Clear? जिसको नहीं समझ में आ रहा समझना, अभी मैंने ये लिखा था, अभी मेरा सीक्वेंस क्या था, ए बी सी डी. अब मैंने सीक्वेंस कर दिया ए सी बी डी. अब मैंने बी और सी को इंटरचेंज कर दिया. ठीक, तो अगर मैं अब लीनियर के लिए लिखना चाहूं तो ए सी बी डी. ओके, इसी टेबल को रोटेट कर दो विदाउट किसी को अरेंज किए हुए, तो डी ए सी बी, तो फिर से मिल गया मुझे डी ए सी बी. ठीक, अगर अब मैं बी की तरफ से देखूंगा तो बी डी ए सी, और अगर मैं सी की तरफ से देखूंगा तो ये सी बी डी ए. ओके, तो हमने यहाँ पर एक चेंज किया था, हमें डिफरेंट 4 अरेंजमेंट मिल गए लीनियर में. सर्कुलर में एक चेंज, तो लीनियर में 4. दैट्स व्हाई number of linear arrangement of 4 distinct objects is equal to 4 into number of circular arrangement of 4 distinct objects. Is it clear? इसी तरह अगर मैं यहाँ पर n ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो n, then number of linear arrangement of n distinct object is equal to n into, जैसे 4 इंटू किया था तो अब यहाँ पर आपको n इंटू करना है. नंबर ऑफ circular
arrangement of n distinct objects. Clear? और इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को लीनियर अरेंजमेंट के वेज कितने होते हैं आपके पास? n फैक्टोरियल. ठीक, तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ओके ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. मैंने रिपीट नहीं किया. तो भाई number of circular arrangement of n distinct objects, that will be n factorial upon n. n factorial upon n. ये n उस तरफ डिवाइड हो गया. ठीक, n factorial upon n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? n minus 1 factorial. n minus 1 factorial. क्लियर? तो एक्चुअल में अगर हम लीनियर के करस्पॉन्डिंग देखें, n ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको n ऑब्जेक्ट की जगह n minus 1 आपको अरेंज करना है. ठीक, n minus 1 का फंडा मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, ये सब कुछ एंड पॉइंट से रिलेटेड है. ओके, एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि लीनियर में मैंने आपको बताया देयर आर टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, लेकिन सर्कुलर में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. ओके, तो सर्कुलर में अब अरेंजमेंट कैसे करेंगे? सर्कुलर में अरेंजमेंट के लिए आपको let there are 6 places. क्लियर? तो इसमें आपको A, B, C, D, E, F इनको बैठाना है. क्लियर? तो तरीका क्या कहता है कि भाई अभी तो कोई फिक्स नहीं है प्लेस, तो पहले इनमें से किसी एक पर्सन को आप किसी एक पोजीशन पर फिक्स कर दो. ओके, जैसे मैंने ए को यहाँ पर बैठा दिया, एक ये पोजीशन फिक्स कर दी. अब जो अरेंजमेंट होगा वो ए के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं कि ए के लेफ्ट कौन है, ए के राइट कौन है, ए के अपोजिट कौन है. क्लियर? तो एक चीज मैंने फिक्स की, अब मुझे राइट लेफ्ट अपोजिट सब पता चलेंगे. क्लियर? तभी तो अरेंजमेंट हो पाएगा. तो ए को फिक्स करने के बाद रिमेनिंग कितने बचे? 5. तो इन 5 को अरेंज करना है आपको. दैट्स व्हाई n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के केस में हम n minus 1 फैक्टोरियल लिखते हैं. गॉट इट? ओके, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स नोट करना. नंबर ऑफ सर्कुलर permutations, number of circular permutation of n distinct objects, taken all at a time. Taken all at a time. हमें सभी को अरेंज करना है. ओके, if
clockwise and anti-clockwise. Okay. Orders are taken as first thing. अगर different है, okay, means अगर clockwise और anti-clockwise ये order different आता है, then n minus 1 factorial. Okay. Second, अगर anti-clockwise और clockwise ये order different देता है, ओके तो सेम के केस में क्या करेंगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम दिख रहा है, तो जो टोटल अरेंजमेंट है जस्ट उसका आप हाफ कर दीजिए 1/2. ओके क्लियर, नोट किया ये पॉइंट. नेक्स्ट थिंग, number of circular permutation of an distinct objects taken are at a time if clockwise. अब यहाँ पर हम R एक बार में ले रहे हैं, पूरे n सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक. if clockwise and anti-clockwise orders are taken as first thing different. ओके तो भाई आर ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो पहले तो सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, which is NCR. Okay, and after that arrangement of these R elements means R minus 1 factorial. Okay, first selection of R distinct objects and after that R minus 1 factorial. Next, अगर ये सेम है तो प्रीवियस में हमने किया था, टोटल केसेस को जस्ट हाफ कर देंगे. NCR R minus 1 factorial और इसको आप कर दो हाफ. Got it? Now some question. How many necklace of 12 beads each can be made from 20 beads of different colors? ठीक.
का बनाना है आपको, सिलेक्शन किस में से करना है, 20 बीट से, ठीक। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हैं। जो नेकलेस होता है उसको आप अगर क्लॉकवाइज मींस जस्ट इस तरफ से देखो या दूसरी तरफ से देख लो, ठीक है, वो दोनों केसेस डिफरेंट मतलब सेम ही रहेंगे। अगर आप इसी चीज को पलट दो भाई, यहाँ पर अभी आप लिखा हुआ है जस्ट लाइक ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, ये पिंक कलर, ये ऑरेंज, ये ब्लैक और ये येलो। अगर इसी को आप रोटेट कर दो, ठीक है, दूसरी तरफ से, तो ग्रीन, रेड, पिंक, ऑरेंज, ब्लैक, येलो। ओके, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दे आर सेम। ओके, तो दैट्स व्हाई पहले तो आप सिलेक्शंस कीजिए, नंबर ऑफ वेज that will be 20 C 12, after that arrangement 11 factorial 12 minus 1 and इस पूरी वैल्यूज का हाफ। गॉट इट? ओके, अब एक चीज और, यहाँ पर अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ पर्टिकुलर्स अगर हम खुद ही दो ग्रुप्स बना दें कि भाई 2 पर्टिकुलर्स हैं, वो एक साथ बैठेंगे या फिर उनमें आपस में इंटरचेंज हो सकता है और बाकी लोग उनके साथ ही बैठेंगे, मतलब अलग अलग बैठेंगे। कुछ लोगों पे आपने कंडीशन कर दी, वो तो एक ही साथ बैठने चाहिए, ठीक। सोचो, ए बी सी डी ई है, ओके, ए बी सी डी ई है। अब यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाएंगी। अगर मैं कहता हूँ कि ए और बी को तो भाई साथ में ही रहना चाहिए, दे आर 6 प्लेसेस 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो मैंने ए को यहाँ पर किया, ठीक, तो बी इधर आएगा या फिर इधर जाएगा, लेट बी इस तरफ आ गया, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे इन सभी को 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसके साथ हमें कितना, 4 फैक्टोरियल, क्लियर। इस समय b इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ a, क्लियर। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि नहीं भाई मैं इसको इसके राइट हैंड साइड पे कर दूं। तो देखो, अब यहाँ पर ए बी का भी आपस में दो तरीके से अरेंजमेंट हो गया, ए बी या फिर बी ए, बी इज ऑन द राइट साइड या फिर ऑन द लेफ्ट साइड, क्लियर। और इसके साथ फिर से जो रिमेनिंग 4 प्लेसेस हैं, फिर उनमें 4 फैक्टोरियल जो रिमेनिंग 4 है, गॉट इट। तो देखो अब यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट, जो टोटल अरेंजमेंट है, टोटल वेज that will be 4 factorial into 2 factorial, is it? जब भी कुछ इस तरह के केसेस होंगे तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन और करते हैं अभी। क्वेश्चन, in how many ways 5 Indians and 4 Englishmen can be seated in, sorry, at a round table if, अब यहाँ पर कंडीशन है, फर्स्ट there is no restriction, there is no restriction। अब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो किसी को कहीं भी बैठा लो, ठीक है।
तो टोटल यहाँ पर्सन कितने होंगे, 5 + 4 9। ओके, तो 9 को अगर हमें सर्कुलर अरेंजमेंट करना है तो कितना करना पड़ेगा, 9 - 1 फैक्टोरियल, which is 8 फैक्टोरियल। क्लियर? सेकंड, all the 4 Englishmen men seated together. All the 4 Englishmen seated together. अब वो अगर एक साथ बैठ रहे हैं तो अभी जो मैंने ए और बी वाला केस बताया था आपको, ठीक है, कि भाई उनका अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा और रिमेनिंग का अलग करना पड़ेगा। तो 4 ये अलग अगर एक साथ बैठ रहे हैं तो इनका 4 फैक्टोरियल और इंडियंस का 5 फैक्टोरियल। इज इट? थर्ड केस, all 4 Englishmen do not seated together. Do not seated together. So that will be, अब करना क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड किए थे यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। इसमें जो ये सीटेड टुगेदर वाले केस थे यही तो नहीं चाहिए मुझे, बस यही हटा दो। तो 8 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। इज इट? ऑल द 4 इंग्लिशमैन डू नॉट सीटेड टुगेदर। अब देखो यहाँ पर 2 एक साथ बैठ सकते हैं, 3 एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक। हमने यहाँ पर कौन से केस, जब वो 4 एक साथ नहीं होंगे, ऑल 4 टुगेदर। ओके, इज इट क्लियर टिल नाउ? अब इसमें अगर मैं ये कह दूं कि नो टू इंग्लिशमैन सीटेड टुगेदर, ओके, तो अब कैसे करेंगे? अब यहाँ पर कोई भी इंग्लिशमैन एक साथ नहीं होगा, सभी डिफरेंट वेज पर होंगे। इंडियंस एक साथ हो सकते हैं, वो बात अलग है ना। तो इसके लिए जो हम गैप मेथड यूज करते थे, ओके, गैप मेथड्स मीन पहले तो आप इंडियंस को बैठा लो, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपने 5 इंडियंस, ठीक। नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो पहले तो इंडियंस 5 इंडियंस थे, तो उन 5 इंडियंस को अरेंज करने के वेज कितने हो गए, 4 फैक्टोरियल। क्लियर? अब जो इंग्लिश मेंस हैं वो इनके बीच में ही कहीं बैठने चाहिए, अल्टरनेट। ओके, तो इंग्लिश मेंस के लिए प्लेसेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5। नाउ यू हैव 5 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक, जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्लेसेस पर इंग्लिश मेंस को बैठाना है। तो पहले तो इन प्लेस में सिलेक्शंस करो, इट मींस 5 C4, ये हमने प्लेसेस का सिलेक्शन किया। ओके, अब इन 4 प्लेसेस में आपको उनको अरेंज करना है, तो इट मींस 4 फैक्टोरियल। इज इट क्लियर? पहले 4 फैक्टोरियल डिफाइन करा है यहाँ पर, प्लेसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंडियंस, दे आर 5 इंडियंस, हमने उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज किया, ठीक। उसके बाद उनके बीच में जो प्लेसेस थे, इन्हीं पर हम इंग्लिश मैन को बैठा लेंगे। तो देयर आर 5 प्लेसेस, इंग्लिश मैन है 4, तो 5C4 पहले मैंने उन 4 प्लेसेस को सिलेक्ट किया। आफ्टर दैट 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ दैट पर्सन। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, विच इज डिवीजन इन ग्रुप्स।
क्लियर? सो बाय बाय एवरीवन।